तो गाइस अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो हम लोग केस सिनेरियो ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना केस के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी जो केस मैं पढ़ूंगा उससे पता चल जाएगा। तो केस क्या है, 52 ईयर मेल पेशेंट, यहाँ पे मेल पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, मतलब उसको ब्रेथलेसनेस थी, कफ, फीवर विथ चिल्स, फीवर कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओमिटिंग, ठीक है। और उसका जो बीपी था कितना था 70/50 mmHg। तो बीपी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बीपी उसका है 70/50 mmHg। पल्स उसका कितना है 115 पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद उसमें पेशेंट में कन्फ्यूजन है, इरिटेबल है, डिसओरिएंटेड है पेशेंट, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है बेसिकली अभी मैं बताऊँगा इसको। रेस्पिरेटरी रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का कितना है 30 पर मिनट, ठीक है। सैचुरेशन कितना है 88% ऑन रूम एयर, ऑन रूम एयर कितना है उसका 88%, ठीक है। और उसका क्रिएटिनिन गाइस यहाँ पे दिया है, क्रिएटिनिन इसका गाइस कितना है 2.5 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा, अब इसका पीएच, अब एबीजी रिपोर्ट देखा तो 7.2 इसका पीएच है, ठीक है। मतलब वो एसिडोसिस है, कौन सा एसिडोसिस है। अब देखो ए बी कम हो रहा है, ए बी कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी हो रहा है। तो ये तो एक हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एक तो क्या हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, है ना, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। उसके बाद PCO2 यहाँ पे 30 है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉलो बाई रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है क्योंकि CO2 निकालेगा तो एसिडोसिस क्या होगा, कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉलोड बाय द रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ठीक है। अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बंदा है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी, और यहाँ पे WBC कितना है इसका 22,000, ठीक है, 22,000 है। लैक्टेट यहाँ पे लेवल दिया है 4 ml पर 4 मिलीमोल पर लीटर। तो ये सिंपली अपने को बता रहा है किसका केस है, सेप्सिस का। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो समझना है, ब्रेथलेसनेस है, कफ है, फीवर विथ चिल्स है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, निमोनिया, मतलब निमोनिया की वजह से क्या हो गया, उसको क्या हुआ, सेप्सिस हो गया। और पेशेंट नोन केस ऑफ डायबिटीज़ है। तो यार ये जो ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, या फिर अपना UTI हो गया। तो ये सब बेसिकली किसको होता है ना, जो थोड़ा बहुत जिसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जैसे डायबिटीज़ वाले हो गए, ठीक है। तो डायबिटीज़ वाले में कभी भी नॉर्मल पर्सन में उतना जल्दी निमोनिया नहीं मिलता जितना डायबिटीज़ में होता है, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट सपोज निमोनिया का या फिर UTI का आ रहा है ना, तो उसको पहला क्वेश्चन जरूर करने का, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा है, ठीक है, या तो उसको कैंसर तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई एल्डरली तो नहीं है, ठीक है, नियोनेट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो गया, उसका CKD तो उसको नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ तो नहीं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब सेप्सिस को, ये सब इनका रिस्क होता है, ये सब रिस्क सेप्सिस के क्या है, रिस्क फैक्टर होते हैं। एल्डरली हो गए, नियोनेट्स हो गए, CKD वाले पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गए, इवन कैंसर वाले पेशेंट हो गए, स्टेरॉइड वाले पेशेंट हो गए जो स्टेरॉइड कंटिन्यू स्टेरॉइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं। इनमें ज़्यादातर UTI या फिर निमोनिया वगैरह मिलता है अपने को। तो ये यहाँ पे क्या है, सेप्सिस है विद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या है यहाँ पर निमोनिया है। तो बेसिकली बंदा किस में जा रहा है, सेप्टिक शॉक में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिनिन भी उसका थोड़ा सा रेज आया है, ठीक है। तो ये अभी ये केस जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम लोग ने अभी जब भी सेप्सिस होता है, तो सेप्सिस को पहले बार मैं बताता हूँ। सेप्सिस क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कॉज बाय डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, सपोज बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे WBC वगैरह आके इसको किल करेंगे, पर बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है ना कि बॉडी इनको तो किल करती है, साथ में अपने वाले सेल को भी किल करने लगती है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ऑर्गन का डिसफंक्शन हो जाता है, ऑर्गन अपने फंक्शन अच्छे से नहीं फंक्शन कर पाते। यहाँ पे डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स बोला ना, डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स। होस्ट का मतलब हम लोग, तो होस्ट हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने सेल पे ही अटैक करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह तो मार रहे हैं, पर अपने को भी अपन मारने लगते हैं, अपने सेल को भी। तो यहाँ पे ऑर्गन का फंक्शन कैसे होता है, डिसरेगुलेटेड, ठीक है। और वहाँ पे ऑर्गन डैमेज वगैरह होते हैं। तो और यहाँ पे गाइस क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वो लेजन कितना हो जाता है 65 mmHg हो जाता है। तो बेसिकली जब भी मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा ना, तो हाइपोपरफ्यूजन होगा।
हाइपर परफ्यूजन होगा तो ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन होगा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बंदा चल जाता है। कहाँ चल जाता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ। ठीक है, तो अभी मैं इस केस पे आ रहा हूँ, पहले मुझे एक बार इसे सेप्सिस समझाने दो। ठीक है, उसके बाद गाइस सेप्सिस होता है ना, तो सेप्सिस से अपन एक सोफा स्कोर के थ्रू अपन सेप्सिस जान सकते हैं। ठीक है, उसमें अपन CNS देखते हैं, CVS देखते हैं, ठीक है, रीनल देखते हैं, लीवर एंजाइम देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं अपन? रेस्पिरेटरी देखते हैं। एक होता है क्यू सोफा स्कोर, ये बेड साइड होता है, पर पहले होता था, अभी नहीं उसको मानते हैं। सपोज किसी को टेक्निया है, ठीक है, और किसी को टचिकार्डिया है, जैसे सेकेंड किसी को टचिकार्डिया है, टेक्निया है, और किसी को BP डिक्रीज है, हाइपोटेंशन है, टेक्निया है, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। ठीक है, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो अगर किसी को तीनों चीज़ें तो वहाँ पे बोल देते थे कि वो सेप्सिस होता है। ठीक है, तो बंदा बेसिकली ये वाला बंदा किसमें? सेप्टिक शॉक में, क्योंकि यहाँ पे BP क्या हो रखा है? इसमें कम हो रखा है, कितना? 70/40 हो रखा है। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक अपन बोलते कभी क्या है, कभी बोलते हैं सेप्टिक शॉक अभी, या फिर सेप्सिस तभी बोलते हैं जब भी वो बंदा क्या है, फ्लूइड से उसका BP क्या हो रहा है? कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, उसका लैक्टेट का लेवल जो है ग्रेटर देन 2 मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, तो ये दो केस में अगर अपन फ्लूइड दे रहे बंदे को, उसका BP मेंटेन करने के लिए अगर नहीं हो रहा है, मतलब क्रिस्टल ऑयल दे रहे हैं, उसको नहीं मेंटेन हो रहा है उसका BP, और उसके बाद उसका लैक्टेट ग्रेटर देन 2 मिलीमोल पर लीटर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्टिक शॉक में। ठीक है, उसको हम लोग सेप्टिक शॉक कंसीडर कर लेते हैं। अगर फ्लूइड से BP रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और उसका लैक्टेट लेवल ग्रेटर देन 2 मिलीमोल पर लीटर है, तो उसको अपन सेप्टिक शॉक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाइस, इसमें ये हो गया। अब गाइस ये वाला जो बंदा है, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसका केस सिनेरियो मैंने बता दिया, इसका WBC इतना है, लैक्टेट इसका इतना है। ठीक है, ये करा लिया। उसके बाद इसका ब्लड कल्चर भी हम लोग कराएंगे, एक इन्वेस्टिगेशन और हम लोग भेजते हैं, क्या भेजते हैं? ब्लड कल्चर। ठीक है, तो क्योंकि एंटीबायोटिक चलाना रहती है ना अपने को, तो ब्लड कल्चर अपन इसमें कराते हैं। ठीक है, अब गाइज हम लोग इस पेशेंट में कर क्या सकते हैं ना, ये मैं बताता हूँ। तो मेनली तो अपना ट्रीटमेंट ही होता है, तो मेनली इतना तो समझ गया आपने कि बंदा किसमें? सेप्टिक शॉक में है। बंदा किसमें है? सेप्टिक शॉक में। अच्छा, सेप्टिक शॉक गाइस क्यों हुआ ना? क्योंकि उसके ऑर्गन में परफ्यूजन कम हो रहा था, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा? कम हुआ। अब क्यों होता है ना, ये बताता हूँ मैं। क्योंकि इसका पैथोफिजियोलॉजी सेप्सिस का बताऊँ तो क्या होता है ना, आप में नाइट्रेट वगैरह रिलीज होते हैं ना। ठीक है, येनो वगैरह रिलीज होते हैं, प्लस यहाँ पे ना गाइस और भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर बहुत सारे रिलीज होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं ना, वेसल को डायलेट कर देते हैं, और जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ना वो कम कर देते हैं। इसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, तो हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेंशन होता है, और हाइपोटेंशन होगा तो हाइपोपरफ्यूजन होगा तो ऑर्गन डिसफंक्शन होंगे और मल्टी ऑर्गन फेलियर में बंदा चले जाएगा। अब गाइस जो सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, अब जो ये सेप्टिक शॉक होता है, तो अभी हम लोग इसका मैनेजमेंट अगर जैसे देखें तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देते हैं, और यहाँ पे लैक्टेट का लेवल गाइस क्यों बढ़ा है? सिंपल सी बात है, अगर पेशेंट में हाइपोपरफ्यूजन होगा मतलब ऑक्सीजन कम जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देगी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे लैक्टेट का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, इसी के लिए वहाँ पे pH का लेवल क्या होगा? अपने को कम मिलना था ABG रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चालू करेंगे? बंदे को सबसे पहले एंटीबायोटिक चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? एंटीबायोटिक चालू करेंगे। और एंटीबायोटिक अगर अपन सबसे पहले अपने को ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 30 मिनट में सपोज ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी कराया और लेट रिपोर्ट आ रहा है, तो हर 30 मिनट के बाद उसका ना परसेंटेज कुछ 7% से उसका मोटिलिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है पेशेंट का। इसलिए अपने को एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी चला देनी है एम्पेरिकल फॉर्म में। तो वो हम लोग क्या क्या चला सकते हैं? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे हम लोग 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन चला सकते हैं। ठीक है, तो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन चला सकते हैं, और प्लस हम लोग क्या चला सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लियोफ्लॉक्स चला सकते हैं, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं ना, तो हम लोग 500 mg इसको BD कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेफ्ट्रैक्सोन हम लोग चला सकते हैं, इसको सबसे ज़्यादा है तो 2 ग्राम IV BD हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और इसमें हम लोग पिप्टाज वगैरह भी चला सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कवर करता है। बेसिकली पिप्टाज हम लोग यहाँ पे 4.5 ग्राम IV QID भी हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक अपन चला सकते हैं, या फिर कोई एक करके। ठीक है, इसके बाद अपन बहुत सारे गाइस जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना, उनको हम लोग मेरोपिनम इंजेक्शन भी अपन चला सकते हैं, इंजेक्शन मेरोपिनम। ठीक है, 1.5 ग्राम IV BD हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन मेरोपिनम चला सकते हैं। तो एम्पेरिकल, उसके बाद हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी का रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को जाने का। ठीक है, तो ये भी डोज धीरे धीरे करके मुझे भी याद होने लगे डोज। ठीक है,
ए हो गया गाइस, ठीक है। उसके अलावा अपन और क्या करा, अगर सपोज यही नियोनेट्स में है ना, तो नियोनेट्स में क्या डोज होता है, तो नियोनेट्स में मेरोपिनम का डोज क्या होता है 100 mg पर केजी, ठीक है। 100 mg पर केजी अपन बीडीन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज इसमें अमीकासिन भी हम लोग बच्चे में देते हैं सिप्सिसिन में, तो अमीकासिन का डोज कितना 50 mg पर केजी ओडी में हम लोग देते हैं, ठीक है। अमीकासिन का ए डोज होता है। उसके बाद अपने को और अगर किसी को बताऊंगा मैं, तो अगर विंकोमाइसिन का डोज कितना होता है 50 mg पर केजी, इसको अपन बीडी में देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और होता है सिफोटेक्जिम, तो सिफोटेक्जिम का डोज कितना होता है गाइज, ए भी होता है कितना 100 mg पर केजी, ठीक है। कितना होता है ये बीडी होता है, ठीक है। मेरोपिनम का भी गाइज यहाँ पे सेम होता है डोज 100 mg पर केजी बीडी, ठीक है। तो ये सब नियोनेट्स का डोज होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन एंटीबायोटिक चलाते हैं, उसके बाद कल्चर सेंसिटिव के हिसाब से उसको जाएंगे अपन। उसके बाद अपने को उसका बीपी को भी मेंटेन करना है, तो हम लोग को फ्लूइड रेसिस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसमें आरएल और एनएस हम लोग चलाते हैं ताकि उसका बीपी क्या हो मेंटेन रखें, ठीक है। अगर इनकेस गाइड अगर उसका किडनी इंजरी बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, सपोज उसका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसका जीएफआर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। पर अगर सपोज 2 है 3 है, तो हम लोग इसको फ्लूइड रेसिस्टेशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फ्लूइड रेसिस्टेशन करते हैं। उसके बाद भी अगर बीपी मेंटेन नहीं हो रही है, तो हम लोग वेसो प्रेशर पे जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली सेप्टिक शॉक की फ्लूइड रेसिस्टेशन देने के बाद भी उसका जो है बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो वेसो प्रेशर पे जाते हैं। तो हम लोग क्या चॉइस होती है, नॉन एड्रेनलिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन। तो इसका डोज क्या होता है नॉन एपिनेफ्रिन का बेसिकली 80/50, मतलब 8 mg हम लोग डाल के देते हैं कितना 50 ml NS में, 8 mg 50 ml NS में डाल के देते हैं। और उसको इन्फ्यूजन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं चलाते हैं 4 ml to 6 ml पर हार के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं चलाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग 60 डबल स्ट्रेन लेते हैं, 60/50 60/50 का रेशो हम लोग लेते हैं, ठीक है। और सपोज इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डोपामीन वगैरह भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आइनोट्रॉप्स वगैरह होती है अपनी, तो ये बीपी को क्या करती है बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग ने फ्लूइड रेसिस्टेशन कर दिया, बीपी को मेंटेन कर लिया। अब पेशेंट में गाइस ये भी याद रखना हाइपरग्लाइसीमिया भी देखना है। पेशेंट में यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी अपने को देखने का है। तो उसके लिए इंसुलिन भी अपन देखते हैं, ठीक है। उसके ये जीटी के तो उसका जीटी के हिसाब से अपन क्या करते हैं उसको इंसुलिन भी अपने को पेशेंट को देना रहता है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग क्या कर सकते हैं और गाइस अपन क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस ये हम लोग ने किया। उसके बाद अभी अच्छा एक पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका 88% O2 था। तो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्या उसको ऑक्सीजन भी हम लोग दे सकते हैं। पहले अपन नेजर कैनुला ट्राई करेंगे क्योंकि उतना नहीं है, नहीं तो अब फिर उसके बाद अपन फेस मास्क ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लीटर या फिर 2 लीटर से हम लोग चालू करते हैं। 2 लीटर क्योंकि 88 है ना, तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से अपन देंगे उसको, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस अपन ये जीटी अपने को रेगुलर वहाँ पे मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। उसके बाद अपन और क्या कर सकते हैं इस पेशेंट में, ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं अभी, तो अभी अपन देखते हैं इसका पूरा हिस्ट्री। कफ के लिए अपन कफ सिरप वगैरह एक्सपेक्टोरेंट वगैरह हम लोग दे सकते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट वगैरह दे सकते हैं। नेबुलाइज हम लोग पेशेंट में नेबुलाइज वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक्सरे करेंगे ना गाइस तो वहाँ पे ओपेसिटी मिलेगी ना, मतलब उतना पार्ट उसका थोड़ा ख़राब है, वहाँ पे वेंटिलेट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अपन थोड़ा नेबुलाइजेशन वगैरह देते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी तो इन्फेक्शन हो चुकी है, तो एंटीबायोटिक वगैरह इसलिए और भी उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस और अपन इसमें पेशेंट में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो और पेशेंट में गाइस जितना जल्दी हो सके ना उसको एंटरल फीडिंग चालू कराना है, ठीक है, एंटरल फीडिंग चालू कराना है, ठीक है, एंटरल फीडिंग चालू कराना है। उसके बाद और पेशेंट को क्या देखना है, एंटरल फीडिंग अपने को चालू कराना है। और याद रखना कभी कभी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सपोज यूटीआई का पेशेंट हो सकता है, तो बेसिकली न्यूमोनिया का है, ये हो सकता है उसमें कैथेटर हो तो कैथेटर अपने को निकालना रहता है, ठीक है, तो वो भी बता दिया, उसके वजह से भी सेप्सिस हो सकती है। एंटरल फीडिंग अपने को कराना है, ठीक है। उसके बाद गाइस पेशेंट का रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। उसको कोई जीआई मैनिफेस्टेशन है, जैसे जीआई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ब्लड इन वोमिटिंग वगैरह है, ठीक है, हो सकता है कोई उसको जीआई इन्फेक्शन हो, ठीक है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन निमोनिया ना हो ए हो, क्योंकि ये भी सेप्सिस में आता है कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया बंदे में, पेरिटोनाइटिस हो गया, तो हम लोग को पीपीआई वगैरह भी देते हैं, पीपीआई H2 ब्लॉकर वगैरह भी, ये सब भी अपन देते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो और अर्ली मोबिलाइज भी हम लोग पेशेंट में कराते हैं। और याद रखना गाइस यहाँ पे ना सेप्सिस में क्या होता है ना माइक्रोथ्रोम्बोसिस वगैरह होता है, तो यहाँ पे लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी हम लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोथ्रोम्बोसिस वगैरह भी होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग सेप्सिस में ये चीज़ें भी होती है, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग ये भी देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक।